हेलो चिल्ड्रेन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग मज़े से बैठकर ये लॉकडाउन का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। आज जो है क्लास 9 का प्लीज़ बुक से एक पोएम पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है द नॉर्थ शिप। वो है लेसन 9। आप लोग सबको अपने अपने सामने बुक ले लीजिए और पेज नंबर 69 ओपन कीजिए। इससे पहले हम लोगों ने 6 चैप्टर्स टोटल कंप्लीट कर दिए। अब द नॉर्थ शिप स्टार्ट कर रहे हैं। ये नॉर्थ शिप जो है इसका पोएट है फिलिप लार्किन। तो अब वो पोएट के बारे में कुछ थोड़ा पढ़ लिया जाए। फिलिप आर्थर लार्किन was born in 1922 and died in 1985, was a renowned English poet and novelist। तो ये फिलिप आर्थर लार्किन जो था वो 1922 में पैदा हुआ और 1985 में उनका मौत हुई। वो एक रिनाउंड इंग्लिश पोएट, रिनाउंड के माने फेमस इंग्लिश पोएट थे और नॉवेलिस्ट भी, नॉवेल वगैरह लिखा करते थे। His first book of poetry was The North Ship, followed by 2 novels, Jill and A Girl in Winter। तो पहला उनका बुक जो पोइट्री पर जो लिखे थे वो है ये नॉर्थ शिप जो हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद से 2 नॉवेल्स लिखे, जिल और दूसरा अ गर्ल इन विंटर। He came to prominence in 1955 with the publication of his second collection of poems, The Less Received, followed by The Wheatstone Weddings and High Windows। तो वो बता रहे हैं यहाँ पर कि वो जो केम टू प्रोमिनेंस मीन्स वो ही बिकेम फेमस, यानी प्रोमिनेंस बने फेमस। वो कब फेमस हुए? 1955 में। कैसे? जब वो अपने सेकेंड कलेक्शन ऑफ पोएम जिसका नाम था लेस रिसीव्ड, उसके बाद से फिर द व्हिटस्टन वेडिंग्स एंड हाई विंडोज जब ये पब्लिश हो गया उसके बाद से वो फेमस हो गए। He was offered the position of poet laureate in 1984, but he declined it। उनको पोएट लॉरिएट का पोजीशन मिला, खिताब मिला। कब? 1984 को। लेकिन वो डिक्लाइन मीन्स रिफ्यूज इट, वो रिफ्यूज़ कर दिया। ये पोएट लॉरिएट क्या होता है? इससे पहले भी तुम लोगों को एक बार बताए थे, याद होगा कि पहले ज़माने में जो किंगडम वगैरह हुआ करता था, किंग लोग अपने दरबार में जो है पोइम्स वगैरह को रखा करते थे, पोइट्स को रखते थे। तो वो पोइट्स को उस पोजीशन को कहा था पोएट लॉरिएट। तो उनको उस ज़माने में इंग्लैंड में उनको मिला ये पोजीशन, लेकिन वो इसको डिक्लाइन कर दिए, एक्सेप्ट नहीं किए, रिफ्यूज़ कर दिए। अब ये रहा, ये थोड़ा बहुत शॉर्ट में पोएट के बारे में बताया गया। अब फिर शॉर्ट में थोड़ा बता रहे जो हम लोग नॉर्थ शिप पढ़ने जा रहे हैं ये क्या चीज़ है नहीं है उसके बारे में देख लो। This poem describes the journey of 3 ships that head to different destinations। यहाँ जो नॉर्थ शिप जो टाइटल ऑफ द पोएम चूज़ किया गया है, यहाँ पर ये बताना चाह रहा है पोएट कि ये डिस्क्राइब कर रहा है कि 3 शिप्स को लिया है और 3 शिप्स का जर्नी को बता रहा है कि वो लोग अपने जर्नी में निकला है और डिफरेंट डेस्टिनेशंस अपना मंजिल अलग अलग मंजिल पे निकला है। कुछ का अलग अलग, किसी का एक डायरेक्शन पर गया, कोई दूसरा डायरेक्शन, कोई तीसरा डायरेक्शन का, सबका डेस्टिनेशंस यानी कि अपना मंजिल सबका अलग था। While 2 ships return, बैक को काट दोगे, बैक नहीं होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए। While 2 ships return, one presses forward and faces perils to continue its long onward journey, almost like a symbol of aspiration that overcomes all obstacles। इससे पहले भी पोएम में तुम लोगों को बताया हम कि जब भी पोएम हो या प्रोज हो, उसका जो टाइटल होता है, हेडिंग्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको जो नॉर्थ शिप जो चूज़ किया गया क्यों, और उसी के बारे में यहाँ बता रहा है कि 1 जो बताया कि 2 शिप्स रिटर्न यानी 2 शिप्स। तो यहाँ ये समझ लो, एक शिप जाता है वेस्ट की तरफ, एक शिप ईस्ट की तरफ जाता है और तीसरा शिप जो है नॉर्थ की तरफ जाता है। तो वेस्ट की तरफ जो जाने वाला होता है और ईस्ट की तरफ भी जाने वाला होता है, दोनों अपने मंजिल से फिर हो करके वापस रिटर्न अपना बैक टू पेविलियन, अपने घर वापस आता है। हैप्पीली हो या अनहैप्पीली, खुश होकर के हो या दुखी होकर के, लेकिन वापस बैठता है। लेकिन तीसरा जो नॉर्थ की तरफ जाता है
वो टाइटल बताया गया यहाँ पर, इसलिए उसको टाइटल दिया गया कि वो जो है तैयार रहता है कि हमको लंबा सफ़र में जाना है, और लेकिन वो लंबा सफ़र इतना आसान नहीं है, वो बहुत ऑब्स्टिकल्स, बहुत रुकावट रहेगा, बहुत दुख तकलीफ परेशानी को झेलते हुए जो है वो उसको कामयाबी हासिल होगी। तो इसको पोएट ये बताना चाहिए कि लाइफ में भी जो है इतना इंसान को जो अलग अलग अपना अपना पाथ होता है लाइफ का, किसी का कुछ एम होता है, किसी का कुछ होता है, लेकिन जो ज़्यादा जितना जिसके अंदर ताकत होता है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है, ख्वाहिश होता है कि आपको ये चीज़ करना है, तो वो उसके हिसाब से उसका ऑब्स्टिकल्स भी बहुत कुछ रहता है। लेकिन उस ऑब्स्टिकल्स को पार करने के लिए, उस रुकावट को, जो परेशानी आएगा, अप्स एंड डाउन्स आएगा, उसको पार करने के लिए उसके अंदर वो सलाहियत होनी चाहिए, वो अपने अंदर सलाहियत पैदा करता है, और फिर वो ऑब्स्टिकल्स को पार करके वो एक अपना मकसद को हासिल करता है, गोल को हासिल करता है। तो यहाँ पर नॉर्थ को जो है, नॉर्थ शिप को बताया है टाइटल इसलिए कि नॉर्थ शिप जो है यहाँ बता रहा है कि नॉर्थ शिप वाइल टू शिप्स रिटर्न, वापस आ जाता है, तो वन प्रेसेस फॉरवर्ड, वन से मतलब यहाँ नॉर्थ शिप को ले रहा है कि एक जहाज जो नॉर्थ की तरफ जाता है वो क्या है, आगे बढ़ते रहता है, एंड फेसेस पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स डेंजर, परेशानी, टू कंटिन्यू इट्स लॉन्ग ऑनवर्ड जर्नी, उसको मालूम है कि आपको लंबा जर्नी करना है, और यहाँ पर हमको बहुत सा परेशानी, बीच में ऑब्स्टिकल्स, रुकावट, बहुत कुछ आएगा, लेकिन वो उसके लिए तैयार रहता है। फिर कह रहा है क्या कि ऑलमोस्ट लाइक अ सिंबल ऑफ एस्पिरेशन, ये एक सिंबल ऑफ एस्पिरेशन, एस्पिरेशन माने क्या, इंसान का कमिटमेंट या फिर डिज़ायर, जो चीज़ हम हासिल करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ उसका सिंबॉलिक ये एक बन रहा है कि हमको जो चीज़ हासिल करना है, टफ को भी चीज़, तो उसके लिए कितना हमको लोहा चना छिपाना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा, ये सब चीज़ के लिए वो प्रिपेयर्ड है। और फिर बता रहा है एस्पिरेशन दैट ओवरकम्स ऑल ऑब्स्टिकल, और वही एस्पिरेशन इंसान का होता है, स्ट्रॉन्ग विलिंग जो होता है, जो विल पावर होता है, डिटर्मिनेशन, ये चीज़ हम कर लेंगे, यही विल पावर इंसान को जो है जितना भी रास्ता में ऑब्स्टिकल्स आता है, रुकावट आता है, उसको ओवरकम कर देता है, उसको पार कर लेता है, उसको काबू में कर लेता है। यानी यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि विल पावर, कहावत है ना एक इंग्लिश में भी प्रोवर्ब की, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ, अगर विल हो तो कोई भी चीज़ पहाड़ के ऊपर भी अगर हासिल करना हो तो हम चढ़ करके जैसे ही करके हासिल कर सकते हैं। हमको ये मालूम है कि बहुत टफ रास्ता है, लेकिन हम प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं, इसलिए प्रिपरेशन भी उसी तरह करना है, लेकिन मेहनत करते हुए वो चीज़ को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर विल नहीं हो तो बगल में भी चीज़ हो तो भी उसको हम नहीं लेंगे, ना पता ना हम उसके लिए कुछ कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पर 3 शिप को लिया है, एक वेस्ट की तरफ जा रहा है, एक जा रहा है ईस्ट की तरफ, एक जा रहा है नॉर्थ की तरफ। टाइटल नॉर्थ को चूज़ किया इसलिए कि नॉर्थ वाला जो है वो इतना दूरी जा रहा है, उसको मालूम है मेरी डेस्टिनेशन इतना दूर है, मंजिल इतना दूर है, और पूरा एकदम होता है ना, कोई भी चीज़ हासिल करना इतना आसान नहीं होता है। नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, बहुत सा बेड ऑफ थॉर्न, कांटा भरा हुआ मिलेगा, उसको पार करते हुए हासिल करना है, तो वो तैयार रहता है उसके लिए, और वो अपने वक्त पर से जाकर वो हासिल भी कर लेगा। तो यहाँ पर टाइटल दिया गया। अब ये पोएम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो लाइन बाय लाइन। I saw 3 ships go sailing by over the sea, the lifting sea, and the wind rose in the morning sky, and one was rigged for a long journey. The first ship turned towards the west. ये पोएम में तुमको 6 स्टैंजा मिला है, 6 स्टैंजा मिलेगा, और पहला स्टैंजा जो है यहाँ पर तुमको बता रहा है, यहाँ पर कि नरेटर क्या देखा है, 3 शिप्स को देख रहा है, सेलिंग करते हुए जा रहा है, सी की तरफ जा, लिफ्टिंग सी, लिफ्टिंग से मतलब है जो पानी का जो बहाव, जो माने वेव्स ऊपर तक जो पानी एकदम बहना, एकदम ऊपर तक पानी जाना, वो बता रहा है कि पानी उसी तरह वेव्स के साथ पूरा एकदम ऊपर चल रहा है। एंड द विंड रोज इन द मॉर्निंग से, और ये विंड जो है यानी हवा भी अपने तौर पर है, और मॉर्निंग स्काई से मतलब है कि मॉर्निंग में शुरू हुआ ये चीज़ जो हो रहा है, सुबह में निकल रहा है, और सुबह सुबह जो है विंड भी उसी तरह है। तो यहाँ पर पहला सिर्फ ये बता रहा है
कि किस तरह का हवा है, मौसम कैसे क्या है उस वक्त का बता रहा, मॉर्निंग में निकला है और वो जो है हवा भी फेवरेबल है। एंड वन वॉज रिक्ड फॉर अ लॉन्ग जर्नी, एक जहाज जो है वो जा रहा है लंबा, रिक्ड माने हेडेड, यानी वो लंबा जर्नी के लिए जा रहा है। द फर्स्ट शिप टर्न टूवर्ड्स द वेस्ट, फिर यहाँ बता रहा है कि पहला शिप कहाँ जा रहा है, टर्न टूवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट की तरफ जा रहा है। ओवर द सी द रनिंग सी की तरफ रनिंग सी, यानी सब कुछ फेवरेबल कंडीशन है, सब कंडीशन फेवरेबल है, रनिंग सी है। एंड बाय द विंड वॉज ऑल पोजेस्ड एंड कैरिड टू अ रिच कंट्री, और पूरा बता रहा है यहाँ पर कि सब कुछ उसके पास है, उसका जो पोजेस से मतलब है हैड कंप्लीट पावर ओवर, किसी चीज़ पर कंप्लीट पावर होना। और वो कहाँ पहुँचता है फर्स्ट, वो रिच कंट्री, यानी पहला शिप जो वेस्ट की तरफ जाता है वो उसका डेस्टिनेशन कहाँ है, रिच कंट्री, वो रिच कंट्री की तरफ चले जाता है। द सेकेंड टर्न टूवर्ड्स द ईस्ट, और सेकेंड जो है शिप है वो कहाँ जाता है, ईस्ट की तरफ जाता है। ओवर द सी द क्वेकिंग सी एंड द विंड हंटेड इट लाइक अ बीस्ट टू एंकर इन कैप्टिविटी। अब देखो पहला वाला जो शिप जाता है वेस्ट की तरफ, कंडीशन फेवरेबल है, मौसम वगैरह हर कुछ उसके साथ है। दूसरा जो जा रहा है वो क्वेकिंग सी से मतलब है, क्वेकिंग के माने होता है ये टर्बुलेंट कह सकते हो, TURBULENT, टर्बुलेंट सी, यानी कि बहुत ही डार्क सी है, एकदम भयानक टाइप का है। और विंड जो है हंटेड इट लाइक अ बीस्ट, जिससे एक जानवर किस तरह अपने एक शिकार को जब शिकारी करने के निकलता है अपना शिकार पकड़ता है, इसी तरह बता रहा है यहाँ पर विंड जो है एकदम तौर पर शिप को एकदम दबोचने का कंडीशन में है। टू एंकर इन कैप्टिविटी, कैप्टिविटी माने होता है कैद करना किसी को, और एंकर जो होता है कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो के किसी को ऑब्जेक्ट को यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को रोकने के लिए, जैसा कि शिप वगैरह कहीं अगर तूफान में फंस जाता है तो एक बहुत सा बड़ा लोहा टाइप का कुछ रहता है जिसमें वो अपना एंकर करता है, यानी रोक लेता है अपने आप को, ताकि पानी के बहाव में वो इधर उधर ना जाए, ना ड्राउन हो जाए, तो ये एंकर कर लेता है। तो सेकंड शिप जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम में रहता है, कंडीशन उतना फेवरेबल नहीं रहता है, और उसको किसी तरह जो है लगता है वो कैजुअल जिंदगी गुजारता है। अब यहाँ पर जो बताया, अच्छा द थर्ड शिप ड्रोव टूवर्ड्स द नॉर्थ, तीसरा शिप नॉर्थ की तरफ जाता है। ओवर द सी द डार्कनिंग सी, ये भी सी बहुत डार्कनिंग रहता है, बहुत भयानक रहता है। बट नो ब्रीथ ऑफ विंड केम फोर्थ, शुरू में तो विंड रहता है थोड़ा ज़्यादा हो, मान लो पहला शिप में जो जाता है वेस्ट की तरफ तो उस तरफ फेवरेबल कंडीशन में हवा जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में बहता है, उसको आराम मिलता है। दूसरा शिप जो ईस्ट की तरफ जाता है तो वहाँ पर हवा चलता है लेकिन अपोजिट से चलता है, वहाँ थोड़ा उसको बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है। और तीसरा लेकिन बता रहा है कि वो जो है बट नो ब्रीथ ऑफ विंड केम फोर्थ, लेकिन वहाँ पर कोई हवा नहीं, आगे बढ़ने के लिए कोई हवा नहीं, पूरा यानी कि कोई किसी किस्म का उसको मदद नहीं मिलता है, तकलीफ ऑब्स्टिकल्स रहता है, रुकावट रहता है। एंड द डेक्स शोन फ्रॉस्ट, यानी पूरा एकदम समझ लो फ्रॉस्ट के माने बर्फ़ वगैरह भी होता है, एकदम डेक उसका पोर्शन जो होता है वो फ्रॉस्ट से भरा होता है। अब यहाँ क्या रहा है, अब ये तीनों का तो बता दिया है कौन कहाँ गया है, एक वेस्ट, दूसरा ईस्ट, तीसरा नॉर्थ की तरफ। सबका कंडीशन बता दिया कि वेस्ट की तरफ जा रहा है फेवरेबल कंडीशन, ईस्ट की तरफ जा रहा है अनफेवरेबल है, ना कोई खास उसको मदद नहीं मिल रहा है। और जो नॉर्थ में है वो तो एकदम कोई एकदम किसी की मदद हेल्प कहीं से नहीं मिल रहा। द नॉर्दर्न स्काई रोज हाई एंड ब्लैक ओवर द प्राउड अनफ्रूटफुल सी। अब यहाँ का बता रहा है कि नॉर्थ वाला जो है वहाँ पर का स्काई एकदम हाई है, ब्लैक हो गया, एकदम पूरा अंधेरा छा गया समझ लो, और एकदम अनफ्रूटफुल, यानी कि एकदम वो ऐसा है कि किसी कीमत पर, जैसा एक होता है कि कोई माफ़ नहीं करेगा, एक होता है कि दुश्मन हो लेकिन चलो थोड़ा बहुत गलती मानने से मान लेता है, लेकिन एक होता है कि माफ़ी एकदम किसी कीमत पर, तो उसी टाइप का ज़िंदगी इसके साथ हो रहा, या कोई
किसी किस्म का मदद उसको नहीं मिलता है। ईस्ट एंड वेस्ट द शिप्स केम बैक, फिर कह रहा है कि ईस्ट जाने वाला जो सेकेंड वाला होता है, वेस्ट जो जाने वाला पहला शिप जो होता है, दोनों अपने अपने मंजिल से होकर के घूम करके अपने घर आता है। अब वो चाहे हैप्पीली और अनहैप्पीली, यानी खुशी खुशी आए या अनहैप्पीली आए। तो खुशी खुशी हैप्पीली कौन आता है? वेस्ट वाला जो वो हैप्पी आता है, और ईस्ट वाला जो है अनहैप्पीली आता है, लेकिन वापस आता है। क्योंकि इन लोगों का एम एंड ऑब्जेक्ट्स इन लाइफ ज़्यादा लंबा नहीं होता है। एक का तो होता है कि वो ऐसे हिसाब से बोला जाता है ना कि बॉर्न विद सिल्वर स्पून या इस टाइप का, कि या पैसे वाले घराना में है तो उसको उतना मेहनत मशक्क़त नहीं करना पड़ता। और दूसरा वाला मिडिल में है, लेकिन इसको इतना है कि बस टू मेक बोथ एंड्स मीट, बस हैंड टू माउथ हो जाए काफ़ी है, वो हिसाब से जिंदगी रहता है। तीसरा जो होता है वो नॉर्थ वाला बेचारा, उसको जो है पूरा अपना सब कुछ करना पड़ता है। इसीलिए वो क्या करता है कि जब कुछ हासिल करना हो तो अपने आप को पूरा आग में अपने आप को डाल देना होगा, अपने आप को किसी भी तरह से हरा से कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं, एकदम उसको बढ़ते रहना है, तो उस कंडीशन में रहता है। तो यही चीज़ यहाँ पर बता रहा है कि पहला और दूसरा हैप्पीली एंड हैप्पीली वापस आता है। बट द थर्ड वेंट वाइड एंड फार इनटू एन अनफॉरगिविंग सी अंडर अ फायर स्पिलिंग स्टार एंड इट वाज रिट फॉर अ लॉन्ग जर्नी। यहाँ बता रहा है कि तीसरा वाला जो शिप है जो नॉर्थ की तरफ जाता है, वो क्या जाता है? वाइड एंड फार, एकदम दूर दराज एकदम जाता है। इनटू एन अनफॉरगिविंग, अनफॉरगिविंग से यहाँ मतलब मर्सीलेस बोल सकते हो। अनफॉरगिविंग को अंडरलाइन कर दो, उसका मीनिंग मर्सीलेस, MERCILES, मर्सीलेस, यानी एकदम बेरहम वाला सी, एकदम कोई उसके लिए मदद नहीं कर रहा। अंडर अ फायर स्पिलिंग स्टार, ये एक कॉमेंट है उससे बात के लिए ना, उस टाइप का एकदम इसमें ज़्यादा। एंड इट वॉज रिट फॉर अ लॉन्ग जर्नी, ये जो है लंबा एकदम लॉन्ग जर्नी के लिए, रिट मैंने हेडेड, उसी तरफ जा रहा है। यानी इसके लिए कोई फिक्स नहीं है कितना दूर मेरा मंजिल तय करने में कितना दिन लगेगा, पहुंच पाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर चूँकि स्ट्रॉन्ग विल पावर है, बस इसी उम्मीद पे वो निकल पड़ा है। अब यहाँ पर पोएम तो यहीं तक है, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर समझ लो ये पोएम में पोएट ये बताना चाहता है कि ये ज़िंदगी में इंसान का लाइफ जो है इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इतना आसान नहीं है। इसमें एक हर तरह का अप्स एंड डाउन्स आते रहता है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि कौन किस रास्ता को इख्तियार करता है। अब जिस तरह शिप का अलग अलग डेस्टिनेशन था, उसी तरह इंसान का अलग अलग अपना एम एंड ऑब्जेक्ट इन लाइफ होता है, किसी का कुछ रहता है। लेकिन इंसान को ये जहन में रखना है कि अगर कोई भी चीज़ हासिल करना हो हमको, तो वो चीज़ हासिल करने के लिए बहुत कुछ उसके पीछे मेहनत वगैरह हर कुछ लगाना पड़ता है, तब जा कर के वो हासिल होता है। अगर इंसान नॉर्थ शिप जैसा चाहता है तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा कि हम जो है रास्ते में बहुत कांटा वगैरह मिलेगा, लेकिन हमको पार करके जाना है, तब जा कर के। अदरवाइज़ अब जिसके कुछ आदमी ऐसा है कि जो पैदाइशी ऐसा घराना में पैदा हुआ है कि भाई उसका मोटा मोटी हर कुछ सब कुछ लग्जरीज लाइफ सब कुछ गुजारने के लिए हर कुछ रेडी है, तो उसको उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, जो हल्का फुल्का किया बस हो गया। कुछ ऐसे ही है, कुछ है जो बस अपना ब्रेड एंड बटर के लिए अपने हैंड टू माउथ बस इतना तक हो जाता है, तो उसके हिसाब से उसी का होता है, नहीं करना पड़ता। और तीसरा जो होता है जो एकदम कुछ नहीं उसके अंदर है, लेकिन उसके अंदर विल पावर है, आप उसको सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये पोएम में वही चीज़ पोएम बताना चाह रहा है कि नॉर्थ शिप जो है वो बेचारा निकल पड़ा, लेकिन अब वो वापस आएगा नहीं आएगा, लेकिन वो निकल पड़ा अपना विल पावर के साथ। यहाँ पर अब दो चार चीज़ को ध्यान में रखना है कि नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट से यहाँ पर क्या मुराद है। अब यहाँ पर
कुछ लिख लो कुछ। अब ये जो अब तक हम लोग जो भी पोएम में पढ़े हैं, जो उसका मेन थीम जो हो रहा है, जो पोएट जो बताना चाह रहा है वो क्या है वो देख लो। ये हम शॉर्ट में समराइज वे में लिख दिए हैं, इसको भी तुम लोग कॉपी कर लोगे क्योंकि ये मेन थीम ऑफ द पोएम है पूरा। इसमें पहला जो 3 शिप के बारे में बताया, 3 डायरेक्शन गया, वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ। तो वेस्ट शिप जो है उससे क्या मुराद है, क्या रिफ़र कर रहा है, वो उस फॉर्चुनेट मैन गेटिंग एवरीथिंग ईजली एंड सो ही इज़ हैप्पी, यानी वो खुशनसीब इंसान जिसको बना बनाया हर कुछ मिल गया आसानी के साथ, तो जाहिर सी बात है वो अब खुश है। तो उसी तरह वेस्ट शिप से मुराद वो लिया है कि वेस्ट यानी बस उसको सब कुछ मिल गया है, अब वो खुशी अपना वापस आ रहा है, यानी वो अपना ज़िंदगी में खुश है। दूसरा ईस्ट शिप, लेस फॉर्चुनेट मैन हु फेसेस प्रॉब्लम एंड सो ही इज़ नॉट सो हैप्पी एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। ये भी रिटर्न होता है, ये भी हैप्पीली नहीं होता, ये अनहैप्पीली रिटर्न होता है क्योंकि इसके पास उतना नहीं होता है जैसा पहला वेस्ट की तरफ जो जा रहा है, यानी पहला इंसान होता है जो फॉर्चुनेट इंसान था उससे कम खुशनसीब होता है। उसके बाद बहुत सा थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है और इसके लिए उसका बहुत कुछ इसको भी मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ये अपना वो चीज़ हासिल करके फिर वापस अपना आ जाता है, जिस तरह ईस्ट वाला शिप वापस आ जाता है। लेकिन ये अनहैप्पीली एंडिंग इसका होता है और वेस्ट वाला जो है वो हैप्पीली होता है क्योंकि उसके पास हर कुछ बना रहता है। और जो ईस्ट वाला है इसको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन फिर ये उतना नहीं अचीव कर पाता, लेकिन रिटर्न हो जाता है लाइफ में, बस वो हैंड टू माउथ जो होता है उस हिसाब से करके अपना अनहैप्पीली वो आ जाता है। तीसरा जो है वो है नॉर्थ शिप, जो टाइटल ऑफ द पोएम है वो है कि मैन विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन रेडी टू फाइट विथ द ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ एंड दस मूव्स फॉरवर्ड टू हिज एम। ये वो शख्स है जो कि उसके अंदर विल पावर है और उसको इसका इतना डिटर्मिनेशन है, विल पावर है इतना, माने उसके अंदर चाहत के साथ साथ सब कुछ ये है कि वो हर कुछ को सहने के लिए बर्दाश्त करने का उसके अंदर मादा होता है। वो जानता है कि हमको आगे जो बढ़ना है, तो ज़िंदगी जो एम हासिल करना है उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए वो प्रिपेयर्ड रहता है और वो आगे बढ़ता है क्योंकि उसके अंदर विल पावर रहता है। ये 3 जो है शॉर्ट में बता दी है, ये पूरा पोएम का जो है वो निचोड़ और थीम पूरा है। अब हम लोग चलते हैं कुछ बुक से और कुछ क्वेश्चन बच में जो MCQ है, कुछ क्वेश्चन उसको शॉर्ट में हम लोग करते हैं। बुक पहले बुक से कर लेते हैं। देखो पेज 71, टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। नंबर 1, द नंबर ऑफ शिप्स सेलिंग बाय वर, कितना शिप था? 3, 2, 5, 4, तो ये आंसर इसका 3 है, 3 शिप्स था। दूसरा क्वेश्चन, द विंड कैरिड द फर्स्ट शिप टू अ, यानी विंड जो है पहला शिप को किस डायरेक्शन में ले गया? ऑप्शन यहाँ पर है, किस जगह ले गया? बिग कंट्री में ले गया, स्मॉल कंट्री, रिच कंट्री या डिस्टेंट कंट्री? तो ये रिच कंट्री में ले गया। फर्स्ट शिप कहाँ गया? रिच कंट्री। थर्ड, द सेकेंड शिप टर्न टूवर्ड्स द, यानी दूसरा शिप के बारे में बता रहा है वो किस रुख में, किस डायरेक्शन में गया? ऑप्शंस है वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, तो दूसरा वाला ईस्ट की तरफ गया था, ये नंबर डी ईस्ट है। फोर्थ क्वेश्चन, द डेक्स ऑफ द थर्ड शिप शोन, यानी जो थर्ड शिप का जो डेक जो है वो क्या है? देखो शोन ऑप्शन है ब्राइटली, फ्रॉस्टली, क्लियरली, डिमली, तो आंसर इसका होगा फ्रॉस्टली, शोन फ्रॉस्टली, नंबर बी आंसर होगा इसका। फिफ्थ वाला क्वेश्चन का, द नदर्न स्काई रोज ओवर द, ऑप्शंस है अनफ्रूटफुल सी, काइंड सी, स्टॉमी सी और काम सी, तो इसका आंसर होगा ए अनफ्रूटफुल सी। नंबर 6, द थर्ड शिप वॉज रिग्ड फॉर, तीसरा जहाज कहाँ जा रहा था? ऑप्शंस है लॉन्ग जर्नी, शॉर्ट जर्नी, स्लो जर्नी या क्विक जर्नी, तो ये लॉन्ग, वहाँ लिखा हुआ हेडेड फॉर लॉन्ग जर्नी, तो नंबर 1 आंसर है लॉन्ग जर्नी। ये तुम्हारा MCQ जो बुक्स में से है। अब कुछ जो हम लोग MCQ क्वेश्चन बंच में अपने अपने हर एडिशन के हिसाब से, ये थोड़ा पुराना एडिशन का बुक है, अपने अपने हिसाब से चैप्टर खोलना और उसका
MCQ जो है यहाँ पर टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ द पोएट सॉ क्या देखा, ऑप्शंस 4 यहाँ है, तो हम सिर्फ आंसर बता दें। पोएट सॉ कितना शिप्स, 3 शिप्स, आंसर 3 शिप्स होगा। दूसरा क्वेश्चन, द विंड रोज इन द, कब वो हवा कब वो चला था, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून या ईस्ट, तो आंसर है मॉर्निंग। तीसरा क्वेश्चन, द फर्स्ट शिप टर्न टूवर्ड्स द, पहला शिप किस रुख में गया, वेस्ट में गया, तो आंसर इसका वेस्ट है। फोर्थ क्वेश्चन, द विंड फॉर द फर्स्ट शिप वॉज, पहला वाला शिप के लिए विंड क्या था, उसके लिए फेवरेबल था। ये आंसर पोजेस्ड भी इसमें हिसाब से आ सकता है, लेकिन फेवरेबल बेटर होगा, फेवरेबल कर दो। फिफ्थ क्वेश्चन, द सी फॉर द फर्स्ट शिप वॉज, पहला शिप के लिए सी क्या था, उसके लिए क्या भयानक, ट्रेमलिंग था, रनिंग था, काम था या क्विकिंग था, तो पहला शिप के लिए जो है यहाँ लिखा हुआ द फर्स्ट शिप टर्न टुवर्ड्स द वेस्ट ओवर द सी, द रनिंग सी, तो ये आंसर होगा रनिंग। नंबर 6 का, द फर्स्ट शिप वॉज कैरीड टू अ, पहला शिप कहाँ पर गया, वो तुम्हारा रिच कंट्री। थर्ड वाला ऑप्शन सी जो है वो आंसर होगा रिच कंट्री। 7th क्वेश्चन, द सेकेंड शिप टर्न टूवर्ड्स द, ये भी सेम अभी वो बुक में भी था, सेकेंड शिप किस तरफ गया था, ईस्ट के तरफ। नंबर 8, द सी फॉर द सेकेंड शिप वॉज, अब सेकेंड शिप के लिए सी क्या था, उसके लिए सेकेंड शिप पे लिखा हुआ देखो, द सेकेंड टर्न टूवर्ड्स द ईस्ट ओवर द सी, द क्वेकिंग सी, तो ये इसका आंसर होगा क्वेकिंग, नंबर डी क्वेकिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द विंड हंटेड लाइक अ बीस्ट, आंसर होगा बी का बीस्ट, द विंड हंटेड लाइक अ बीस्ट। लास्ट क्वेश्चन 10 का, द सेकेंड शिप वॉज एंकर्ड इन, उसको एंकर किया गया किसमें, इन कैप्टिविटी होगा, नंबर 1 का आंसर होगा कैप्टिविटी, ये वाला हो गया। उसके बाद से कुछ और MCQ है, वो दूसरा पार्ट में है, देख लेना, ये बुक के हिसाब से पेज 226 है, तुम लोग के हिसाब से क्या होगा बुक में, टर्न ओवर पीछे करके देख लेना। उसमें है नंबर 1, द थर्ड शिप ड्रोव टूवर्ड्स द, थर्ड शिप कहाँ गया था, नॉर्थ, टूवर्ड्स द नॉर्थ, आंसर नॉर्थ होगा। नंबर 2, द सी वॉज, सी कैसा था, अब इसके लिए थर्ड सी के लिए क्या था, डार्क था, डार्कनिंग सी लिखा हुआ देखो यहाँ पर, ओवर द सी द डार्कनिंग सी, तो यहाँ पर आंसर होगा डार्क। थर्ड क्वेश्चन, द डेक्स शोन फ्रॉस्टली, नंबर डी आंसर इसका है फ्रॉस्टली। फोर्थ क्वेश्चन, द नदर्न स्काई रोज हाई एंड, यहाँ पर नदर्न स्काई रोज हाई एंड ब्लैक, तो यहाँ पर क्या हो गया, आंसर ए का ब्लैक होगा। नंबर 5, द सी वॉज प्राउड एंड, यहाँ पर देखो बुक में, द सी वॉज प्राउड एंड, द सी वॉज प्राउड एंड अनफ्रूटफुल हो जाएगा यहाँ पर, अनफ्रूटफुल, प्राउड एंड अनफ्रूटफुल। द अदर 2 शिप्स केम बैक फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट, नंबर 6 का ईस्ट एंड वेस्ट होगा ये। 7th क्वेश्चन, द थर्ड शिप कंटिन्यूड इट्स वॉयज, कंटिन्यूड्स इट्स वॉयज भी कर सकते हो, लेकिन बेटर यहाँ होगा कंटिन्यूड इट्स सफ़रिंग भी कर सकते हो, लेकिन वॉयज करो इसलिए कि सफ़र था, वॉयज के माने होता सी जर्नी, वॉयज होगा। नंबर 8, द सी बिकेम, यहाँ पर अनफ्रेंडली था, लेकिन यहाँ आंसर में देख लो, यहाँ द सी बिकेम, हाँ द सी बिकेम अनफ्रेंडली, लास्ट वन, द सी बिकेम अनफ्रेंडली, ये आंसर हो गया, बस यही है। अब जो है ये यहाँ तक हम लोगों का हो गया ये चैप्टर। अब तुम लोगों को ये करना है कि क्वेश्चन बच में और भी बहुत सा क्वेश्चंस वगैरह शॉर्ट में जो दिया हुआ है उसको ट्राई करो आंसर उसका लिखने के लिए। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो होगा तो उसमें फिर हम लोग इसका भी जो है चेक कर लेंगे आंसर, और फिर दूसरा चैप्टर जो होगा वो पढ़ाया जाएगा। बस ये आज तक के लिए इतना ही है।